Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 71, and before moving towards our regular lecture, we'll definitely discuss a Hadith Mubarakah and then we'll move forward. So Hadith Mubarakah has already been written here. Hadith is saying to us that pray as you see me praying, and this Hadith Mubarakah is taken from Sahih Bukhari. The hadith number is 7246, means 7246. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam is saying or asking the Muslims to pray exactly the way Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam used to pray. जैसे वो नमाज़ पढ़ा करते थे, बिल्कुल ताकीद की जा रही है हमें भी कि हम भी बिल्कुल वैसे ही नमाज को अदा करें. तो हदीस मुबारक हमें पता है कि 5 वक्त की नमाज़ तमाम मुसलमानों पर हम पर फ़र्ज़ है. हमने इस नमाज़ को कायम करना है. कायम करने का मतलब ये है कि हम इस नमाज को रेगुलरली पाबंदी के साथ अदा करें. ये नहीं कि एक वक्त पढ़ी दूसरे वक्त छोड़ दी और 4-5 नमाज़ों में से 5 नमाज़ों में से 3 पढ़ ली 2 छोड़ दी, इस तरह नहीं. और आज पढ़ी हैं कल नहीं पढ़ी, ऐसे नहीं, बल्कि हम इसको रेगुलरली अदा करें, पाबंदी के साथ अदा करें. इसको नमाज को कायम करने का कहा जाता है. और नमाज वो फ़र्ज़ है जो कि हमें किसी भी सूरत में उससे रुखसत नहीं मिल सकती. मीन हम उसे छोड़ नहीं सकते, ख़ास हम कितने बीमार हों. जब तक इंसान अपनी सेंसेस में है, होश व हवास में है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है और मोमिन की मेराज है. तो जो चीज़ हमारे आका की आंखों की ठंडक है, ऑब्वियसली हम उससे कैसे बाज रह सकते हैं. हमें तो वो बार बार अदा करनी चाहिए और शौक़ और ज़ौक़ के साथ अदा करनी चाहिए और उस तरह नमाज अदा करनी चाहिए जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नमाज़ पढ़ते हुए देखा. हम ऑब्वियसली उस दौर से ताल्लुक़ नहीं रखते जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकते हैं. तो जितने बुज़ुर्ग आपके साथ जिनको हम सहाबा कराम कहते हैं और जो उनके बाद आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को हूबहू नकल किया है किताबों में. हम वहाँ से वो तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने लेवल पर, और फिर जो तरीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूबहू मिलता है उसके साथ हम अपने आप को अटैच कर सकते हैं. उसी तरीके के ऊपर हम कारबंद हो सकते हैं. ये वो तरीका है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है नमाज को अदा करने का. तो नमाज अगर अदा करनी है, ऑब्वियसली तमाम मुसलमानों ने करनी है, तो वो उस तरीके से अदा होनी चाहिए जिस तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नमाज को अदा किया करते थे. अगर उसके अलावा हम कोई तरीका अपनाते हैं तो फिर उस नमाज को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही वो नमाज हमारी जो है वो कबूलियत के किसी लेवल पर होती है. तो ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही अहम जो है ये हदीस मुबारका है हमारे जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड. स्पेशली जो हमारा एक अहम फ़रीज़ा है जिसके बारे में सबसे पहले सवाल पूछा जाना है, उससे रिलेटेड. दूसरा, आप सारे बच्चे वाकिफ़ हैं कि जैसे आजकल दोबारा से एक वेव है कोरोना की और हम सब जो है दोबारा लॉकडाउन में आ गए हैं. हम सबको उसी तरह से घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है. तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हद तक रिस्ट्रिक्ट करें घर से बाहर निकलने से, सवाए ज़रूरी कामों के. जो ऐसे काम हैं जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, उनके अलावा बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें. क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है आपकी लाइफ का, आपकी ज़िंदगी का, अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर कोशिश करें कि बाकी कामों को अवॉइड करें जो कि उससे लेस इम्पॉर्टेंट है. तालीम ज़रूर अपनी जो है वो इंटैक्ट रखें, उसको साथ साथ हासिल करते रहें, उसमें गैप नहीं आना चाहिए. क्योंकि सूरत हाल बहुत अनसर्टन है, किसी भी वक्त स्कूल दोबारा खुल सकते हैं. जैसे स्कूल खुलेंगे ऑब्वियसली हमारे इम्तहानात, हमारे टेस्ट, वो सारा सिलसिला उसी तरह दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा. अभी हम ऑनलाइन जो है वो स्टडीज़ की तरफ दोबारा से आ चुके हैं. और ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं उनको करने के लिए भी ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है. एक जो जहाँ पे हम लाइव सेशन कर रहे होते हैं, एक वो तरीका है और एक ऑनलाइन सेशन का तरीका है. तो ऑनलाइन में आपको ज़्यादा अपनी स्ट्रगल भी चाहिए और ज़्यादा आपको अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ, शौक़ और इंटरेस्ट के साथ आपने करना है. बट to cut it short, today our topic is past perfect passive voice, because previously in our lectures we have done present indefinite and past indefinite and future indefinite in passive voice, change of voice, and then present continuous and past continuous. I have told you that future continuous tense is not included in passive voice tenses, and now we are doing past perfect because previously we did present perfect tense. So today we are going to discuss past perfect tense. First we need to understand what past perfect active voice was. Past perfect active voice was where we need to use third form of the verb, and with that we needed to use had as a helping verb. हम had के साथ verb की third form को use करते थे, इसको past perfect tense कहा जाता है.
ये एक्टिव वॉइस है इसका। और अभी मैं वैसे आपको कंपैरिजन में भी बताऊंगा कि हमें पैसिव वॉइस में किस तरह से इसमें चेंज लेके आना होता है और एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज लेके आना होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डाउन, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स विच रिमेन कॉन्स्टेंट, जो कि कभी चेंज नहीं होती। आप किसी भी पैसिव वॉइस में आए वो वैसी की वैसी रहती हैं, हमने उसको पहले डिस्कस करना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस, जो कि हमारा टॉपिक है, थिंग्स टू रिमेंबर which we need to keep in our mind all the time so that we can understand कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। थिंग्स टू रिमेंबर में जी फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आपने याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया कि हमेशा हम जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या वाइस वर्सा, हमने ये इसी तरह से करना है। वो क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ आपने रिप्लेस करना है, उसकी जगह को चेंज करना है। ये देख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है whenever it comes to change of voice. Number 2 point is by. बाय आपको मैंने बताया था कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली जिस एक्टिव वॉइस जुमले में हमें सब्जेक्ट मिलेगा उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो बिफोर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट जिस जगह पर आ रहा है उससे पहले आपने बाय लगाना है और फिर सब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है किस में, उसके ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस भी मैंने आपको तमाम जो पर्सन्स थे उनके करवाए थे ताकि आपको ये याद रहे। इसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपने इसमें याद रखना है कि हमेशा, हम पहले भी बात कर चुके हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड। तो ये 3 चीज़ें बच्चों ऐसी हैं जिनको आपने किसी भी पैसिव वॉइस में भुलाना नहीं है। ये तमाम पैसिव वॉइस में ये सेम रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। पहली बात क्या थी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की। लेट्स से हमें एक्टिव वॉइस दिया गया है और हमने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर लेंगे। बाज़ जुमलों में हमें पैसिव वॉइस ऑलरेडी बना हुआ है और हमें एक्टिव वॉइस करना होता है उसको, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आ रहा है उसको एंड में, और एंड में जो सब्जेक्ट है उसको उठा के जुमले के शुरू में, ये दोनों को इस तरह से करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाय लाजमी इस्तेमाल होता है उस सेंटेंस में जहाँ पर सब्जेक्ट पहले से मौजूद है। जब हम उसको कन्वर्ट करें एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो हम सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप इसको पैसिव वॉइस को पास्ट का करें या आप फ्यूचर का करें या प्रेजेंट का करें, वो सेम रहनी है। वो क्या है कि आपको मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करनी है। इस चीज़ में कभी कोई चेंज नहीं आता, ये एज इट इज़ तीनों चीज़ें रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा होता है। ये बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये तमाम पैसिव वॉइस में इसी तरह से रहता है और इसमें कतन कोई चेंज नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है, हम इसमें 2 तरह से इसको देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सा है। पहले हम इसको लिखते हैं जी एक्टिव वॉइस में, ये ए वी का मतलब है एक्टिव वॉइस, पी डॉट वी का मतलब है पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब आता है विच इज़ हैड, राइट। अगर हम पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की बात करें तो हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं जो कि हैं हैड और बीन। तो ये आपने एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है हेल्पिंग वर्ब्स का, कि इसमें हैड आ जाता है और इसमें हैड बीन आ जाता है। जिस तरह हैड एक्टिव वॉइस में तमाम तरह के प्रोनाउंस के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था, सेम गोज़ फॉर हैड बीन। Had been will be used with all types of, all sorts of pronoun, no matter they are first person, no matter they are second, third person,
नो मैटर देयर सिंगुलर और नो मैटर देयर प्लूरल, कुछ भी है उसके साथ हैड बीन ही इस्तेमाल होगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक बात हो रही है हेल्पिंग वर्ब की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोनाउंस हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में जाते हुए, तो उसमें आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास प्रोनाउन है आई एक्टिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस में जाके क्या हो जाएगा, मी। इसी तरह वही है अगर, ये आपने याद रखना है, तो ये हो जाएगा अस। यू है अगर, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तब्दील नहीं होता। दे है अगर, तो इट विल चेंज इनटू देम। ये इसके प्लूरल जो है वो है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सिंगुलर्स। सिंगुलर में हमें पता है कि सबसे पहले ही, और ये चेंज हो जाएगा हिम में, देन विल टॉक अबाउट शी, इट विल चेंज इनटू हर, it will again remain the same, it रहता है। और इसके बाद अगर हम नेम या नेम्स की बात करें तो ये भी तब्दील नहीं होते। ये आपको समझ आई है कि मैंने इसमें क्या किया है? मैंने आपको ये बताया है कि अगर प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस में ये वाले लगे हुए हैं सब्जेक्ट के अंदर, जो हमने ऊपर सबसे पहले पॉइंट लिखा था, सॉरी मैंने रेज कर दिया, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है हमने, तो जब सब्जेक्ट उठाकर आप जुमले के एंड में लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आई को कन्वर्ट करना पड़ेगा मी में। पैसिव वॉइस वाली चल रही है, ये पैसिव वॉइस वाला कॉलम है, ये एक्टिव वॉइस वाला कॉलम है। अगर एक्टिव वॉइस में जुमले में ऑब्जेक्ट आई लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए वो किस में तब्दील हो जाएगा, मी में। ये आपने याद रखना है। हमने आई को डिस्कस कर लिया, आई किस में तब्दील हो जाएगा, मी में। वही है अगर, किस में तब्दील होगा, अस में। यू है अगर, तो यू मैंने बताया कि तब्दील ही नहीं होता, सेम रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। दे आ जाता है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, देम में। ये याद रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वॉइस के बगैर आप कर ही नहीं सकते। ही जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों हिम में, शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, नेम और नेम्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरे प्रोनाउंस हमने डिस्कस कर लिए। हेल्पिंग वर्ब में, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव वॉइस में हमेशा हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी, ये आपने याद रखना है। प्रोनाउंस के केस में मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस की ये वाली सारी साइड है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे, तो ये इस साइड पे आ जाएंगे। अब लेट्स से आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है और लिखा गया है कि इसको चेंज ऑफ वॉइस करना है, पैसिव वॉइस है, चेंज ऑफ वॉइस करें, तो ऑब्वियसली फिर ये जुमले के शुरू में आया हुआ होगा, तो इसको आपने उठा के जब एंड में लेके जाना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, पैसिव से एक्टिव में करते हुए मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, सब्जेक्टेड बाय मी, ये एंड पे होगा, इसको जब उठा के आप जुमले के शुरू में लेके जाएंगे मी आई में हो जाएगा। यानी कि जो पहले सारा हमारा सीक्वेंस इस तरह चला था एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला, वो पैसिव से एक्टिव वॉइस की तरफ चला जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस की जानिब। के सिंपल सेंटेंस हमने इसमें किस तरह से क्रिएट करना है। हमें अगर एक सिंपल सेंटेंस दिया जा रहा हो तो हम उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। एक हम फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस जो है वो लिख लेते हैं। He wrote a letter। ये हमारे पास, सॉरी wrote लिख दिया मैंने, he had written a letter।
ही हैड रिटन अ लेटर। अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले ये क्या है जी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। V3 का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड फॉर्म है एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है जी, जुमले के स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का है, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले फॉर्मूला सिंपल का क्या लिखना है। ये सिंपल का आपने ये ज़हन में रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, तो ऑब्जेक्टिव हमने शुरू में लिख दिया। नेक्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है ये आपको याद रखना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है जी हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। अगर आपके पास जुमले के अंदर सब्जेक्ट मौजूद था तो आप लिखेंगे बाय, प्लस आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, OC में। OC का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, और अगर यहाँ पे भी कोई, यहाँ पे लेटर की जगह पे अगर कोई प्रोनाउन था तो इसको आप सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपने याद रखना है, ये आपको उम्मीद है कि इस तरह से याद हो जाएगा। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, तमाम प्रोनाउंस के लिए हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, इसलिए हम इसको इसी में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, यहाँ पे। तो हम इसको इसी से स्टार्ट करते हैं, आ लेटर। ये याद रखें एक्टिव वॉइस है, और नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं आ लेटर। सबसे पहले हम लिखेंगे आ लेटर। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाना था, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है आ लेटर। अब हमें वो ही कह रहा है फॉर्मूला में कि आपने हैड बीन लिखना है, तो जी हम हैड बीन लिख रहे हैं। लेटर हैड बीन रिटन, ऑलरेडी रिटन है, लिहाजा यहाँ पे भी मैं उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ वहाँ से उठा रहे हैं। लेटर हैड बीन रिटन, क्या सब्जेक्ट मौजूद है, यस हमारे पास ही मौजूद है। हैड बीन रिटन बाय, किसके जी, ही को हमने किस में कन्वर्ट किया था, हिम में। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। इस तरह से हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लिया। आ लेटर ऑब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म, बाय एंड ही को हमने कन्वर्ट कर दिया हिम में, तो हमारा सिंपल जो सेंटेंस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेगेटिव को देखते हैं कि नेगेटिव हमने किस तरह से करना है। मैं आपको बार बार ये बात बताता हूँ कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा। हम इसकी पहले एग्जांपल एक लिखते हैं सामने नेगेटिव की। जैसे यहाँ पे था ही हैड रिटन अ लेटर, तो एग्जांपल में ये हो जाएगा ही हैड, नेगेटिव करें तो ऑब्वियसली नॉट आ जाएगा, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर भाई? आपको इस नॉट से समझ आ जानी चाहिए कि ये नेगेटिव है। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसकी, एक्टिव वॉइस की। ये एक्टिव वॉइस था। सबसे पहले उसी तरह आइडेंटिफाई करें, ही क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड, नॉट हमारा नेगेटिव की वजह से आ गया, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट। आपने इस पूरे जुमले में दोबारा से आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट ही है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव की वजह से आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, चूँकि हम परफेक्ट कर रहे हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपने इसका जो फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर ड्राइव किया था, इसी तरह आपने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये आपको याद होना चाहिए कि वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहले उसी तरह बगैर किसी चेंज के आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इस ट्रिकी पार्ट को समझना है कि हेल्पिंग वर्ब चूँकि दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, लिहाजा हम इसको स्प्लिट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हैड
और इनके दरमियान में, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हमें लिखना पड़ेगा नॉट। क्यों? क्योंकि हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। प्लस रिमेनिंग जो आपका हेल्पिंग वर्ब बचा था, क्या था वो? बीन। तो ये क्या बन गया? इसकी शक्ल किस तरह से बन जाएगी? हैड नॉट बीन, ये इस तरह से बन जाएगा। हैड नॉट बीन, यहाँ पे क्या था? हैड बीन डायरेक्ट। ये चूंकि नेगेटिव है लिहाजा हैड नॉट बीन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी तरह प्लेस करनी है। आपके पास इस जुमले में भी चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है लिहाजा आपको बाय को यहाँ पे प्लेस करना है। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट का चूँकि वो प्रोनाउन है इसी तरह हम इसको ओ सी यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हमने इसका दोबारा से ड्राइव कर लिया है नेगेटिव का। इसकी अब एग्जांपल जो थी उसकी कन्वर्जन अभी हम देख लेते हैं, ठीक है? ये आप एक बार इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें। ऑब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब हम यहाँ से अपना जो ऑब्जेक्टिव हमने निकाला था जो कि आ लेटर था, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। हम उसको लिखते हैं इसी तरह से, आ लेटर। हेल्पिंग वर्ब उसने कहा जी लिखें पूरा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था? हैड बीन। यहाँ पे हैड है तो कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में। अब चूंकि नेगेटिव है तो ये हो जाएगा हैड नॉट बीन। तो हम इसको उसी तरह से लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, हैड नॉट बीन। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो क्या है? रिटन। हैड नॉट बीन रिटन बाय, ही को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो क्या हो जाएगा, तो हिम। आ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आ गई, सिंपल की भी और नेगेटिव की भी, कि हमने सिंपल और नेगेटिव को किस तरह से कन्वर्ट किया। दोबारा इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेगेटिव का एक्टिव वॉइस हमने लिया था, ही हैड नॉट रिटन लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा था या वो लेटर नहीं लिख चुका था। हमने उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, नॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, चेंज ऑफ वॉइस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि बताता है कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, देन यू नीड टू राइट स्प्लिटेड हेल्पिंग वर्ब जो पार्शियल हेल्पिंग वर्ब था हैड, देन यू नीड टू प्लेस नॉट, then remaining helping verb which is been, again verbs third form then by and subjects objective case। हमने exactly इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ से तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। ऑब्जेक्ट लिख दिया लेटर, हैड नॉट बीन इसी तरह आ गया, रिटन रिटन आ गया बाय हिम। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इट इज़ रियली रियली सिंपल टू कन्वर्ट पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव करते हुए इसको किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। पैसिव वॉइस इज नथिंग और चेंज ऑफ वॉइस इज नथिंग बट जस्ट अ प्रैक्टिस। जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और पेपर में आपको इसकी कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इंट्रोगेटिव पार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। हैड ही written a letter, had he written a letter। सबसे पहले आपने इसमें इसी तरह आइडेंटिफिकेशन करनी है हेल्पिंग वर्ब की, सब्जेक्ट की, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमने चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हेल्पिंग वर्ब। याद रखें हम बता रहे थे हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्लिट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हैड का आ जाएगा। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस रिमेनिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था जी, बीन। बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस
फॉर्म प्लस चूँकि सब्जेक्ट मौजूद है लिहाजा हम इसको बाय लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, और चूँकि सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है लिहाजा हमें उसको ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नहीं भूलनी होती किसी भी इंट्रोगेटिव में इज़ द क्वेश्चन मार्क। तो ये बच्चों फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया दोबारा से इंट्रोगेटिव का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्प्लिट किया, हैड आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब बीन आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस एंड क्वेश्चन मार्क। अब हम वो जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया था एक्टिव वॉइस में से उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि वो क्या बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिखना है अ लेटर। क्या हम इसी को लिखेंगे या हम इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब, ऑब्वियसली हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शुरू में आ जाएगा हैड अ लेटर, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय, ही को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं कई बार तो हमें याद हो गया है, एंड योर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कैसे ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कहा कि जी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, इसके बाद उनका ऑब्जेक्ट लिखे, आ लेटर इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब विल बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट था। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देखने लगे कि ये किस तरह से होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस पहले कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में आएगा जी हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर। सबसे पहले आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने उसी तरह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ हैड प्लस ऑब्जेक्ट को लेके आना है प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, बल्कि इसको रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम पहले नॉट को प्लेस करें। देन रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब which is been, third form of verb by, subject और उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस प्लस क्वेश्चन मार्क which is inevitably important। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्ट देखना है और हेल्पिंग वर्ब देखना है। यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने अपना हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना है, तो हम हैड को स्टार्ट करते हैं हैड से। हैड ऑब्जेक्ट लिखना है आ लेटर, हैड आ लेटर। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट भी लिखना है, हैड अ लेटर नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीन, हैड अ लेटर नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन नॉट बीन रिटन, और बाय हिम। तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो था वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार इसके एक्टिव वॉइस पर नजर डालें, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या वो ख़त नहीं लिख चुका था?
हमने इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया, सब्जेक्ट निकाल लिया, नॉट नेगेटिव के लिए हमें पता लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया कि अगर हमें ये वाला एक्टिव वॉइस दे दिया जाए पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव इंट्रो और हमने उसको चेंज ऑफ वॉइस करना हो तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला कौन सा फॉलो करना है। फॉर्मूला ये बताता है जी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पार्शियल हैड, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, देन नॉट, क्योंकि नेगेटिव है नॉट आ गया, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया। अब जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया तो जो गिवन सेंटेंस था उसमें से हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या, तो हेल्पिंग वर्ब हैड था जो कि हमने पढ़ा था कि हम उसको हैड को हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे, हमने हैड लिख दिया। हैड के बाद हमने यहाँ के जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑब्जेक्ट लिखा, हैड अ लेटर, नॉट लिखा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हैड अ लेटर नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना था, हैड अ लेटर नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, सो हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हिम। यहाँ पर हमारा जो पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का चेंज ऑफ वॉइस है वो अख्ताम को पहुँचता है। हमने इसको अच्छे तरीके से इसके तमाम जो एस्पेक्ट थे, तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे जो इसके मैक्सिमम यूजेज में आते हैं, 4 पार्ट्स, उनको हमने अच्छे तरीके से समझा। हमने सिंपल से स्टार्ट किया, फिर हमने नेगेटिव देखा, फिर हमने उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया, फिर हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। इसके बाद आप जो मेरे पास नोट्स हैं पेज नंबर 261 के ऊपर इसकी एक्सरसाइज मौजूद है, हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं और देन फिर हम आगे जो है वो मूव करें। सो टर्न योर पेजेस ऑन पेज नंबर 261 ऑन द नोट्स एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्सरसाइज। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूल नंबर 1 जो कि हमने डिस्कस भी किया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। रूल नंबर 2 है बच्चों कि वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले आपने हैड बीन लगाना है। रूल नंबर 3 वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 4 वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाय इस्तेमाल होता है अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो, और बाय के बाद सब्जेक्ट आता है, मसलन आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। आगे एग्जाम्पल लिखिए। रूल नंबर 6 नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं, मसलन आई हैड नॉट बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। रूल नंबर 7 इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को जुमले के शुरू में लिखते हैं, मसलन हैड आई बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं जो हम करने लगे हैं ताकि आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करें। ये मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि आपने जब भी किसी टेंस को करना है और अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहे और आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें, एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स व्हेन इट कम्स टू यू, तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, तो फिर उसका बेस्ट वे ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने अच्छे होते रहेंगे। तो प्रैक्टिस जो हमारे पास सेंटेंस है उनमें शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद दिया गया था। लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग। कल तक तमाम रजिस्टर इकट्ठे कर लिए गए थे। ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल यस्टरडे। इसको हथकड़ी लगाने से पहले पीटा गया था। ही हैड बीन बीटन बिफोर ही वॉज हैंड कफ्ड। सैलाब आने से पहले लोगों को ख़बरदार कर दिया गया। पीपल हैड बीन वार्नड बिफोर द फ्लड केम। दफ्तर 2 बजे से पहले बंद कर दिया गया था। ये मैं आगे वो वाली एक्सरसाइज पढ़ा हूँ जो आपकी पीटीबी की है। तो द ऑफिस हैड बीन क्लोज्ड बिफोर 2 o'clock। शाम से पहले मुर्गियों को डरबे में बंद कर दिया गया था। हैंस हैड बीन पुट इन कूप बिफोर इवनिंग। सुबह तक दुश्मन भगाया जा चुका था। द एनिमी हैड बीन ड्रिवन अवे बाय मॉर्निंग। कई माह पहले शहर पर कब्जा किया जा चुका था। द सिटी हैड बीन ऑक्यूपाइड सेवरल मंथ्स अगो। जुलूस रवाना होने से पहले पुलिस बुलवाई जा चुकी थी। पुलिस हैड बीन कॉल्ड बिफोर प्रोसेशन स्टार्टेड। डाक में डालने से पहले ख़त पर टिकट लगाया जा चुका था। द लेटर हैड बीन स्टैम्प्ड बिफोर इट वाज पोस्टेड। हमारा सामान पहले ही बांधा जा चुका था। आवर लगेज हैड ऑलरेडी बीन पैक्ड। सूरज गुरूब होने तक मवेशी हाँक कर लाए जा चुके थे। द कैटल हैड बीन ड्रिवन टिल द सनसेट। आंधी आने से पहले बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था। चिल्ड्रन हैड बीन कॉल्ड इन फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द विंड स्टॉर्म केम। नाश्ता लगाने से पहले तश्तरियाँ साफ़ की जा चुकी थीं। डिशेस हैड बीन क्लीन बिफोर सर्विंग द ब्रेकफास्ट। इस्त्री करने से पहले कपड़े सुखाए जा चुके थे। क्लॉथ्स हैड बीन ड्राइड अप बिफोर आयरनिंग। दीवार पर कील गाड़ने से पहले नक्शा उतारा जा चुका था। द मैप हैड बीन टेकन ऑफ बिफोर हिटिंग द नेल इनटू द वॉल। पर्चा हल करने से पहले वो अपना नाम लिख चुका था। ही हैड रिटन हिज नेम बिफोर ही सॉल्व्ड
the paper. बल्कि यहाँ पे आना चाहिए था his name had been written by him before he solved the paper. खाना खाने से पहले मेहमान को सर्द मशरूब पेश किए गए. The guest had been offered cold drink before having meal. सैलाब आने से पहले बंद बांधा जा चुका था. The embankment had been laid before the flood came. इसके बाद जी interrogative sentences है. When translating negative sentences, not is added just after had in case of question. However, had is placed before the subject while question word is used before had, as you will see now. शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था. The traveler had not returned home before evening. इसमें भी आपको पास वो इसको करना है. शिकारी जाल बचाने से पहले नहीं छुपा था. The hunter had not hidden. आज तक इस जानवर के बारे में कुछ मालूम नहीं था. Nothing had been known about this animal till today. जो एक्सरसाइज है आपकी पीटीबी की वो है क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था. हैड द मैच बीन प्लेड बिफोर द रेफरी केम. मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं लाई गई थी. स्वीट्स हैड नॉट बीन ब्रॉट आफ्टर द गेस्ट वेंट अवे. हमारी मुलाकात से पहले वज़ीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी. नोबडी हैड बीन अलाउड टू सी द मिनिस्टर बिफोर आवर विजिट. इससे पहले ही जुर्माना नहीं किया जा चुका था. ही हैड नॉट ऑलरेडी बीन फाइंड. गिरने से पहले दरख्त काटे नहीं गए थे. ट्रीज हैड नॉट बीन कट डाउन बिफोर दे फॉल या बिफोर दे फेल. नया जूता पहनने से पहले इसका पाँव ज़ख्मी नहीं हुआ था. हिज फुट हैड नॉट बीन हर्ट बिफोर ही वोर द न्यू शू. क्या पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था. हैड द एक्यूज्ड बीन ब्रॉट बिफोर मैजिस्ट्रेट आफ्टर पुलिस अरेस्टेड हिम. क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था. हैड द फील्ड बीन लेवल्ड बिफोर आई केम. बारिश आने से पहले ढेले तोड़े जा चुके थे. लम्प्स हैड बीन ब्रोकन बिफोर द रेन स्टार्टेड. क्या तमाम चीज़ों को पहले ही झाड़ दिया गया था. हैड ऑल द थिंग्स बीन ऑलरेडी डस्टेड. क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था. हैड सच अ बिग लॉयन. हैड सच अ जाइगेंटिक लॉयन. मैसिव माइटी लॉयन. बीन सीन इन द जू बिफोर दिस. क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था. हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच होम. क्या मालिक के आने से पहले मकान मुरम्मत कर दिया था. हैड द हाउस बीन रिपेयर्ड बिफोर द लैंडलॉर्ड केम. नतीजा निकलने के बाद इसको अगली जमात में तरक्की क्यों दी गई थी. वाई हैड ही बीन प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास आफ्टर द रिजल्ट वॉज आउट. क्या जंग ख़त्म होने तक कई अफसरों को एजाज़ दिए जा चुके थे. हैड मैनी ऑफिसर्स बीन अवॉर्डेड ऑनर्स टिल दी वॉर एंडेड. क्या 1930 तक टीवी ईजाद हो चुका था. हैज़ टीवी बीन इन्वेंटेड टिल 1930. घड़ी को 12 बजे से पहले चाबी क्यों दी गई थी. वाई हैड वॉच बीन वाउंड बिफोर 12 o'clock. क्या वक्त से पहले तुम्हें तंबीह नहीं की गई थी. हैड यू नॉट बीन वार्न्ड बिफोर टाइम. क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था. हैड यू बीन डिसीव्ड बिफोर दिस. क्या दिसंबर से पहले बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था. हैड मंकीज़ बीन ड्रिवन आउट ऑफ द जंगल बिफोर दिसंबर. क्या मंगल से पहले चांद नहीं देखा गया था. हैड द मून नॉट बीन साइटेड बिफोर ट्यूसडे. क्या आंधी आने से पहले दुकानें बंद कर दी गई थीं. हैड शॉप्स बीन क्लोज्ड बिफोर द विंड स्टॉर्म केम. लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को क्यों रिटायर कर दिया गया था. वाई हैड द ऑफिसर हैड बीन रिटायर्ड. वाई हैड द ऑफिसर बीन रिटायर्ड बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड. शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए थे. वाई हैड लैम्प्स बीन लाइटेंड बिफोर इवनिंग. ईद आने से पहले मुलाजमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी. वाई हैड एम्प्लॉयज़ नॉट बीन गिवन देयर सैलरीज बिफोर ईद. क्या फ़कीरों के आने से पहले खैरात तकसीम की जा चुकी थी. हैड आर्म्स बीन गिवन अवे बिफोर बैगर्स केम. अंधेरा होने से पहले चोर का ताक़ुब क्यों नहीं किया गया था. वाई हैड द थीफ नॉट बीन चेस्ड बिफोर इट गॉट डार्क. तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 71 था जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा कि उसको चेंज ऑफ वॉइस करने की सूरत में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है. तमाम उसके जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एस्पेक्ट्स थे उनको हमने समझा. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपना ढेर सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.